हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक होगा जिसका नाम होगा कोलराउस लॉ। ठीक है, तो आप कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हेडिंग देते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हो गया बात। तो पहले तो आप इनका हेडिंग लगा लेंगे। अच्छा, इसके बाद पहले हम आपको कुछ बहुत ही जरूरी पॉइंट आपको समझा दें। यहां बच्चों जब हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं तो दो ही टर्म ध्यान रखेंगे, या तो मोलरिटी या तो नॉर्मेलिटी। अब अगर हम मोलरिटी की बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए कि अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएं तो मोलरिटी डिक्रीज करेगा, या वॉल्यूम को बढ़ाएं तो नॉर्मेलिटी भी डिक्रीज करेगा। और मोलरिटी डिक्रीज कर रहा है, नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर रहा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। तो क्या आपने सीखा कि आप वॉल्यूम को अगर इंक्रीज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं उसी घटना को हम डाइल्यूशन कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है, उसमें बाहर से जब हम सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा सॉल्यूशन का, उसी को तो हम डाइल्यूशन कहते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए कि अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करें, वॉल्यूम को इंक्रीज करें, या इसी को कह सकते हैं डाइल्यूशन को इंक्रीज करें, वॉल्यूम को इंक्रीज करें या दूसरे शब्द में डाइल्यूशन को इंक्रीज करें, तो आपका मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा। और मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा, इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कोई कह रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसी को कोई कह रहा है कि डाइल्यूशन हो रहा है, उसी को कोई कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, उसी को कोई कह रहा है कि मोलरिटी या नॉर्मेलिटी डिक्रीज कर रहा है। तो पहले आप इनको क्लियर से समझ लीजिए और फिर यहां से आगे हम बढ़ते हैं। नोट करें जल्दी। चलिए, आपने नोट कर लिया, मिटा दें इसको, अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आपने सीखा कि हम वॉल्यूम को बढ़ाएं या उसी को कहते हैं डाइल्यूशन अगर हम करें तो मोलरिटी या नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन आपका डिक्रीज करेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के बारे में पता है, सी से डिनोट करते हैं, क्या होता है ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये समझो कि जो हमारा कंडक्टेंस है वो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है जब आप डाइल्यूशन करते हैं, यानी जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, यानी जब आप कॉन्सेंट्रेशन को घटाते हैं। क्लियर हो गया बात। क्या ये बात थ्योरेटिकली प्रूफ हुआ कि एक्सपेरिमेंटली? तो ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ। इस पूरे वीडियो में मैक्सिमम टॉपिक जो होगा उल्टा है, पहले एक्सपेरिमेंट किया गया फिर उसके आधार पर थ्योरी दिया गया। बात समझ रहे हैं? तो पहला पॉइंट हम यहां से लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली it was found that
it was found that conductance of a strong electrolyte as well as weak electrolyte, ठीक है, increases when volume is increases, या इसी को कह सकते हैं डाइल्यूशन इंक्रीजेज, या इसी को कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज, क्योंकि इन सबका मीनिंग एक है, हम आपको शुरू में ही समझा चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं या चाहे हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम उनका डाइल्यूशन करें, उनका वॉल्यूम बढ़ाएं, तो उनका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब दोनों जगह रीजन अलग अलग है बच्चों, रीजन सेम नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ने का कुछ अलग रीजन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस बढ़ने का कुछ अलग रीजन है। तो आइए हम दोनों को समझते हैं। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए, हो गया होगा नोट। अब दोनों केस को हम जल्दी से डील करते हैं, एक बार वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको पता है कि जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन होता है, वो करीब करीब हम ज्यादा से ज्यादा कितना मानकर चलते हैं, 5%, यानी कि 95% डिसोसिएट होता ही नहीं है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैड कंडक्टर होगा या गुड कंडक्टर होगा, तो बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि यहां जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू फ्री आयंस, और फ्री आयंस कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा केटायन और एनायन में। लेकिन यहां तो 5% डिसोसिएट हो रहा है, यानी 5% केटायन और एनायन मिल रहे हैं, यानी नंबर ऑफ आयंस बहुत कम है, तो करंट का बैड कंडक्टर होगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन आप पढ़े हुए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में एक लॉ बताया गया था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, कि यदि हम डाइल्यूशन कर दें, अगर हम डाइल्यूशन कर दें तो इनका जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बढ़ जाता है, यानी 5% से 10% हो जाएगा, या 15% हो जाएगा, या 20% हो जाएगा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहा है, इसका मीनिंग कंडक्टेंस बढ़ रहा है। क्लियर हो गया बात? तो यहां पर क्या लिखेंगे, ड्यू टू डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को यहां पर समझिए, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज, देयरफॉर कंडक्टेंस will be increases for weak electrolyte, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम आयोनाइज हो रहा था, बहुत कम आयंस दे रहा था, लेकिन जैसे हमने उसका डाइल्यूशन किया, वॉल्यूम मिलाया, तो उसका डिसोसिएशन बढ़ गया, यानी कि फ्री आयंस का संख्या बढ़ गया, जिस कारण कंडक्टेंस बढ़ गया। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी यही होगा? तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो लगभग 100% होता है उसका अल्फा, यानी कि वो ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएट होता है। तब आप कहेंगे यहां पर कैसे होगा, क्योंकि यहां पर तो जितना आयंस टूटना चाहिए था मैक्सिमम उतना आयंस है, तो डाइल्यूशन से आयंस का संख्या तो नहीं बढ़ेगा, और अगर आयंस का संख्या नहीं बढ़ेगा तो फिर कंडक्टेंस कैसे बढ़ जाएगा? तो रीजन समझो। पहले मान लेते हैं कि 100 मिलीलीटर में था, पहले जो था 100 मिलीलीटर में था, और फिर डाइल्यूशन करके उसको 500 मिलीलीटर कर दिया गया, तो होगा क्या, पहले केटायन और एनायन कुछ इतने डिस्टेंस पे थे, लेकिन जब इनका डाइल्यूशन कर दिया गया, जब वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, तो ये पास और आएंगे कि दूर चले जाएंगे, तो और दूर चले जाएंगे, तो ये और दूर चले गए। अब जब ये और दूर चले गए तो इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ गया कि घट गया? तो घट गया, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है। अब इनके बीच का अट्रैक्शन जब घट गया तो पहले से ज्यादा घूमेंगे फ्रीली या कम घूमेंगे? तो
तो पहले से ज्यादा इजीली मूव करेंगे, यानी कि फास्ट मूव करेंगे। और आयंस जितना फास्ट मूव करें या इलेक्ट्रॉन जितना फास्ट मूव करे, करंट का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहां पर जो था स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन था, यहां पर क्या था, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, लेकिन यहां पर क्या हो गया, वीक इंट्रैक्शन हो गया। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ते हैं, उनके बीच का इंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, केटायन और एनायन के बीच का, जिस कारण वो रेडली मूव करते हैं। और रेडली जब मूव करेंगे तो करंट बढ़ेगा, कंडक्टिव मतलब कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ इंट्रैक्शन between cation and anion, ions are moved rapidly and conductance increases। चलिए पॉज करके नोट करेंगे जल्दी से इसको। चलिए बहुत बढ़िया हो गया होगा। लेकिन एक बात और बताओ कि डाइल्यूशन ज्यादा इफेक्ट किसको करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को? सोचो जल्दी बोलो। तो डाइल्यूशन बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो पहले से ही होशियार था, पहले से ही गुड था, ठीक है, पहले से वो 2 घंटा पढ़ रहा था। तो और कितना पढ़ेगा, थोड़ा सा और उसे कुछ मिला, लालच दिया गया या थोड़ा सा प्रेशर दिया गया तो 1 घंटा हो गया। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो पढ़ ही नहीं रहा था, वो केवल 5 मिनट पढ़ रहा था, या सपोज करो कि 5 घंटा पढ़ रहा था और दूसरा 25 घंटा पढ़ रहा था। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम पढ़ रहा था, यानी बहुत कम डिसोसिएट हो रहा था। लेकिन डाइल्यूशन से डिसोसिएशन का चांस उसका बढ़ गया, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टेंस बढ़ गया। तो हम ये लिख सकते हैं नोट करके यहां पे कि डाइल्यूशन स्ट्रांगली इफेक्टेड weak electrolyte as compared to a strong electrolyte। यानी कि जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। चलिए ठीक है। तो पहला इफेक्ट था बच्चों कंडक्टेंस के ऊपर, डाइल्यूशन का कह लो, कॉन्सेंट्रेशन का कह लो, वॉल्यूम का कह लो। अब दूसरे टर्म में आते हैं। दूसरा टर्म है आपके लिए इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, कापा से डिनोट करते थे। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते थे, कापा से। कंडक्टिविटी का एक अनदर डिफिनीशन बताया गया था। एक तो पहला बताया गया था कि कंडक्टिविटी जो होता है 1/ρ होता है, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन एक अनदर डिफिनीशन बताया गया था कि कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल आयंस प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले इसको लिख सकते हैं, क्या था, कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड by all the ions present in 1 milliliter electrolytic solution। ये था, यानी 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने आयंस हैं वो जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस करेंगे वही कहलाता है कंडक्टिविटी। अब जरा समझने का कोशिश करो कि ये तुम्हारे पास, चलो पहले यहां आते हैं, बाद में पहले मिटा लेंगे तो अच्छे से। हाँ, मान लो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है कि 1 गिलास पानी है, 100 मिलीलीटर पानी है, उसके अंदर 100 पार्टिकल्स हैं नमक के, या मान लेते हैं Na+ के। 100 पार्टिकल्स हैं किसके, Na+ के। अब हम कहें कि उसमें से 1 चम्मच निकालो पानी और बताओ कि उसमें कितने नमक के पार्टिकल्स हैं। तो टोटल 100 था 100 मिलीलीटर में, 1 चम्मच निकाला तो 100 का तो 100 आएगा नहीं, हो सकता है कि 5 आए, 4 आए, 10 आए, ठीक है। लेकिन अब पार्टिकल 100 ही रखते हैं और उसमें जो होगा 1 लीटर पानी और मिला देते हैं बाहर से। जब 1 लीटर पानी मिला देंगे
और फिर उसमें से 1 चम्मच पानी निकालकर अब पूछा कि इसमें कितना नमक का पार्टिकल्स आया है, तो पहले से ज्यादा पार्टिकल्स आएगा कि कम आएगा, तो ऑब्वियसली पहले से पार्टिकल्स कम आएगा। यानी कि पहले 1 मिलीलीटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा था केटायन और एनायन का, और जब आपने उसमें वॉल्यूम को ऐड कर दिया यानी कि डाइल्यूशन कर दिया और फिर 1 चम्मच निकाला उसमें से, और फिर अगर पार्टिकल्स को काउंट कर रहे हैं तो पार्टिकल्स घट गया कितने में, 1 मिलीलीटर में। तो बताओ कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी घट जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी है ही कि 1 मिलीलीटर में जितना ज्यादा से ज्यादा आयंस होगा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यहां पे सपोज करो कि इसके अंदर जो होगा 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स है, ये 100 मिलीलीटर है, और हम इसका डाइल्यूशन कर दिए। क्या कर दिए, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन यानी कि सिर्फ हम इसमें बाहर से सॉल्वेंट मिलाए, सॉल्यूट नहीं मिलाए, ठीक है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स अभी भी कितने होंगे, 2 2 4 और 2 6, क्योंकि सॉल्यूट तो मिलाए नहीं। अब इसमें से 1 चम्मच निकाले, मान लेते हैं कि पहले 100 मिलीलीटर था, हो गया 500 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसमें से 1 चम्मच निकालें और इसमें से 1 चम्मच निकालें, तो यहां पे 1 चम्मच में पार्टिकल्स ज्यादा मिलेगा, यहां पर 1 चम्मच में पार्टिकल्स कम मिलेगा। और पार्टिकल्स अगर कम मिल रहा है यानी केटायन और एनायन अगर कम मिल रहे हैं तो कंडक्टिविटी घटेगा कि बढ़ेगा, तो घट जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं कि अगर तुम डाइल्यूशन किया यानी कि डाइल्यूशन को बढ़ाया, या इसी को कह सकता है कि वॉल्यूम को बढ़ाया, या इसी को कह सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन को घटाया, इन सब का एक ही मतलब होता है, वॉल्यूम बढ़ा दो या डाइल्यूशन कर दो या कॉन्सेंट्रेशन को घटा दो, देन तब आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि कंडक्टिविटी कापा बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेज। क्लियर हो गया बात, कंडक्टिविटी विल डिक्रीजेज। अब क्यों ऐसा हुआ इसके बारे में भी लिख लो, बिकॉज आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ केटायन या एनायन डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम। जब आपने डाइल्यूशन किया तो 1 मिलीलीटर में यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया, जिसके कारण आपका कंडक्टिविटी घट जाएगा। नोट करेंगे इनको जल्दी से। चलिए हो गया, नोट हो गया। एक बात और बताओ, क्या ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो दोनों के लिए होगा। नंबर ऑफ डाइल्यूशन नंबर ऑफ केटायन एंड एनायंस डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम फॉर weak electrolyte as well as a strong electrolyte। इसका मतलब ये हुआ फाइनल कि जैसे ही तुम डाइल्यूशन किया यानी कि वॉल्यूम बढ़ाया यानी कि कॉन्सेंट्रेशन घटाया, तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टिविटी उसका घट जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से इसको, हो गया होगा। कंडक्टिविटी के बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। कंडक्टेंस का इफेक्ट हो गया, कंडक्टिविटी का हो गया। अब जरा देखा जाए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। चलिए अच्छे से समझ में आ तो रहा है, मजा आ रहा होगा। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल में तो थोड़ा सा कुछ ट्राई भी करता है। हमको पता है बहुत सारा आलसी, हम बहुत बार बोलते हैं कि बेटा न्यूमेरिकल को ट्राई करो, लेकिन फिर भी ट्राई नहीं करता है। तो एक बात याद रखना कि जिंदगी में कुछ भी एक दिन में नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में अगर परेशानी हो तो एक दिन में तो नहीं सीख सकता है, लेकिन एक दिन जरूर तू सीख जाएगा बेटा। चलो खैर, अभी न्यूमेरिकल आएगा इसमें लास्ट में कुलरॉस लॉ पे, यहां भी है न्यूमेरिकल। फिलहाल आते हैं यहां पे, तो इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से और इक्विवेलेंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते हैं। अब अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, इसका फॉर्मूला क्या था, कंडक्टिविटी इनटू 1000
अपॉन मोलरिटी। और अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो यहां पे था कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। आप इससे परिचित हैं। इसका डिफिनीशन क्या बताया गया था? तो इसका डिफिनीशन बताया गया था कि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल पर लीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसका कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल आयंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल पर लीटर सॉल्यूशन। ये सब कुछ लिखा चुके हैं फिलहाल। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे दो चीज कॉमन है। पहला कि मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के डायरेक्टली है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी के डायरेक्टली है। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या नजर आ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों के दोनों ही डायरेक्टली हैं किसके? कंडक्टिविटी के। इसका मतलब अगर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, लेकिन अगर कंडक्टिविटी घट रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी घट रहा है। अब इन सबका जो इफेक्ट हमें चेक करना है वो डाइल्यूशन से। तो बात देखो, अभी अभी हम पढ़े कि अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ाएं तो यहां से कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। अभी बता चुके हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है, और अगर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा तो ये दोनों भी डिक्रीज करेगा। तो लिख सकता है इट मीन्स दैट कि आपका मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज बाय डाइल्यूशन। क्योंकि जैसे हमने डाइल्यूशन किया तो कंडक्टिविटी घट गया, और कंडक्टिविटी अगर घट गया तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन किए तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी घटेगा। एक इफेक्ट ये हुआ। क्या सिर्फ यही इफेक्ट है कि दूसरा भी इफेक्ट है? बट अनदर इफेक्ट इज आल्सो, एक दूसरा इफेक्ट भी है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलरिटी के, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो नॉर्मेलिटी के क्या है? इनवर्सली। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनवर्सली है किसके? मोलरिटी के, और ये इनवर्सली है किसके? नॉर्मेलिटी के। अब जरा सोचो कि अगर तुम डाइल्यूशन करो, मिटा दें इसको मिटा दें, जब हो ही गया होगा। अगर हम डाइल्यूशन करें यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाएं, तब आपका नॉर्मेलिटी या मोलरिटी घटेगा, और अगर नॉर्मेलिटी और मोलरिटी घटेगा मतलब ये दोनों क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जितना दोनों घटेगा ये दोनों क्या होगा? बढ़ेगा। तो फाइनली यहां से क्या कह सकते हैं कि यहां से हम कह सकते हैं कि डाइल्यूशन से मोलरिटी और नॉर्मेलिटी बढ़ रहा है। चलो ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां दो फैक्टर काम कर रहा है, यहां पर दो फैक्टर काम कर रहा है। कंडक्टिविटी के अनुसार अगर देखें डाइल्यूशन का इफेक्ट, कंडक्टिविटी के अनुसार अगर देखें डाइल्यूशन का इफेक्ट तो घट रहा है, लेकिन अगर मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के अनुसार देखें तो बढ़ रहा है। अब इस दोनों में से डोमिनेंट जो करेगा उसी को लेकर चलेंगे। तो यहां जो डोमिनेंट करता है वो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का डाइल्यूशन ज्यादा डोमिनेंट है एज कंपेयर टू डाइल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया बात? तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक सेकंड कॉल आ गया है, चलिए वेरी सॉरी, आपको बीच में थोड़ा कॉल सुनाई देगा, आ गया था बीच में, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं यहां से। तो हम कह रहे हैं कि यहां पे दो इफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि यही फॉर्मूला है ना, मोलर कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एन, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन एन। अब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कह रहा है कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो बढ़ जाएगा ये दोनों, और कंडक्टिविटी कह रहा है कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो ये दोनों घट जाएगा,
यानी कि दो यहां पे फोर्स आपस में लड़ रहा है, कंडक्टिविटी और नॉर्मलिटी या मोलरिटी। जीत किसका होगा? तो एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जीत होता है नॉर्मलिटी या मोलरिटी का। यानी कि अगर आप डायल्यूशन किए, नॉर्मलिटी मोलरिटी घटा, तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अब इन्हीं बातों को हमको लिख लेना है। चलिए, तो क्या लिखेंगे यहां पे? यहां पे हम लिखेंगे हेयर अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी शुड बी डिक्रीजेज आफ्टर डायल्यूशन, बट अकॉर्डिंग टू नॉर्मलिटी या मोलरिटी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होगा आपका क्या होने वाला है? मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज आफ्टर डायल्यूशन, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली it was found that the dilution effect of normality या molarity dominant over dilution effect of conductivity, चलिए इतना क्लियर हो गया कि दोनों आपस में लड़ रहा था। कंडक्टिविटी कह रहा था कि अगर डायल्यूशन आप करेंगे तो घट जाएगा, नॉर्मलिटी मोलरिटी कह रहा था कि अगर डायल्यूशन करेंगे तो बढ़ जाएगा। कौन घटेगा कौन बढ़ेगा? मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जीत किसका हुआ? नॉर्मलिटी या मोलरिटी का। चलिए, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है यहां से? तो फाइनल कंक्लूजन ये है बच्चों, जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि अगर आप डायल्यूशन को बढ़ाएं या इसी को कह सकते हैं वॉल्यूम को बढ़ाएं, तो आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है या जो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। फाइनल कंक्लूजन यही है। और अगर आप डायल्यूशन को करें तो कंडक्टिविटी घट जाएगा, लेकिन कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो 3 टर्म है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। हो गया होगा। फाइनली एक बार 1 2 3 रिपीट कर दें। डायल्यूशन अगर आप करेंगे यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या उसी को कॉन्सेंट्रेशन को घटाएंगे तो आपका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, लेकिन कंडक्टिविटी घट जाएगा। लेकिन फिर से एक बार मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसके आगे हम आपको सिखाने वाले हैं ग्राफ। क्या सिखाने वाले हैं? ग्राफ। चलिए तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और फिर यहां पे दूसरा बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो पहले हम बात करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। इधर जो होगा अंडर रूट सी। अब ये मत कहना कि अंडर रूट सी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं लिए, तो ये एक्सपेरिमेंटली किया गया है कि सी के साथ नहीं अंडर रूट सी। और इधर रखना है मोलर कंडक्टिविटी। क्या रखना है? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की जगह पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी रखेगा, रिजल्ट सेम होगा, ग्राफ सेम होगा। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ हल्का सा इस तरीके से होता है, हल्का सा इस तरीके से होता है। अब देखो यहां पर, चलो ठीक है। अब जरा सोचने का ये कोशिश करो तुम कि अगर हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये पॉइंट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है ना, नीचे की तरफ आ रहा है। यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी घट रहा है, क्योंकि इसके पहले यही तो समझाए थे ना कि जब तुम कॉन्सेंट्रेशन घटा रहा था, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोलरिटी या नॉर्मलिटी जब डिक्रीज हो रहा था
तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा था। तो ठीक इसको उल्टा कि कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। तो देखो अगर तुम राइट की तरफ बढ़ रहा है तो देखो पहले जो था मान लो जब यहां पर था तो देखो इतना हाइट पे था, लेकिन जब यहां पे गया जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देखो हाइट घटकर कहां आ गया, ये पॉइंट पे आ गया, मतलब थोड़ा कहां आ गया है, नीचे आ गया है। तो क्या दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो घट रहा है। तो यहां पे अगर लिखे व्हेन मूव टुवार्ड्स लेफ्ट, राइट में अगर लेफ्ट की तरफ चले देन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज एंड मोलर कंडक्टिविटी या कह सकता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ये ग्राफ इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात और, अगर हम इसको और आगे की तरफ बढ़ाएं तो इस पॉइंट पे जो कंडक्टिविटी होगा वो किस कॉन्सेंट्रेशन पे होगा, तो यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, 0। यानी कि 0 कॉन्सेंट्रेशन पे आपको सबसे ऊपर मिल रहा है कंडक्टिविटी। यानी अगर हमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब होगा, तो कब होगा जब कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होगा, 0। कॉन्सेंट्रेशन 0 का मतलब सिर्फ पानी ही पानी है, उसमें कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं है, यानी उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, यानी उसमें कोई भी आयंस नहीं है। और किसी भी मान लेते हैं सॉल्यूशन में अगर कोई भी आयंस नहीं है, कोई भी केटायन एनायन नहीं है तो करंट तो पास करेगा नहीं, ठीक है। तो करंट नहीं पास करेगा तो उस समय उसका कंडक्टिविटी क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां से तुम लिख सकता है, एक तो पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये तुम लिख सकता है कि एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को दूसरे शब्द में कहा जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दूसरे शब्द में इसी को कहा जाता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, ठीक है, विच इज also known as limiting molar conductivity। चलो बात समझ में आया क्या कर रहे हैं। अगर तुम इधर की तरफ जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, राइट मूव कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन लेफ्ट की तरफ जब आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है। तो घटते 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 कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। जब कॉन्सेंट्रेशन 0 हुआ उस समय यहां पे कट कर रहा है, और यहां पे जब कट कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन 0 यानी कि मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम। तो इसको कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं करके, कॉन्सेंट्रेशन 0 कब होगा, जब डायल्यूशन बढ़ाते जाएगा। जितना तू डायल्यूशन करेगा मोलरिटी घटेगा ना, या नॉर्मलिटी घटेगा, उसी को तो कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। तो जैसे जैसे तू डायल्यूशन करते जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घटते घटते फाइनली क्या हो गया, 0। और उस कॉन्सेंट्रेशन पे जो मिला तुम्हें उसको हम लोग कह दिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलो पॉज करके नोट करो और इस ग्राफ को भी नोट कर लेना। चलो हो गया, नोट हो गया होगा। हाँ, तो इस पॉइंट पे जो कट किया इसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका, अगर हमसे पूछा जाए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये आपका हो गया क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कर सकते हो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जहां पे कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या है, 0 है। अच्छा, इसका अब हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है कि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, जरा सीखने का कोशिश करो। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें y जो होगा यही एक्सिस है, तो y एक्सिस के जगह पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो y एक्सिस के जगह पे है मोलर कंडक्टिविटी। m क्या होगा, स्लोप क्या होगा नहीं पता है। x एक्सिस में ये है तो x एक्सिस में है आपका रूट c का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। ये x एक्सिस वाला होता है, ये y एक्सिस वाला। तो y एक्सिस के जगह पर जो था हम उसको पुट कर दिए, x एक्सिस की जगह पर क्या था, रूट c, उसको पुट कर दिया। c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ।
तो ये जब इस ग्राफ को हम आगे बढ़ाए तो इस पॉइंट पे कट किया, और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो ये ग्राफ जो होगा नीचे की तरफ आ रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ जो होगा धीरे धीरे जो होगा नीचे की तरफ जाएगा, तो फाइनली इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव नहीं निगेटिव होगा। तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है स्लोप के रूप में, जिसको -b कहते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से। इसका जो था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था कुछ, और बहुत ही टेढ़ा मेरा सा नाम उनका ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका ध्यान रखिएगा कि ये इक्वेशन हुआ कौन से ग्राफ का, तो ये ग्राफ है आपका कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हेलो, नींद तो नहीं आया? किसके बीच ये ग्राफ है, किसके बीच ग्राफ है? ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछ दिया गया है कि किसके, पहले तो ये समझ लो किसके बीच ग्राफ है और पूछा गया है। तो ये ग्राफ है मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ऑफ ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन कब है, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके किसके बीच, मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच। चलिए मिटा दें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कहानी यहीं पे समाप्त हुआ ग्राफ का। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक, अच्छा हाँ देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, ऐसा नहीं खट एकदम नीचे आ रहा था, एकदम नॉर्मल आ रहा था, हल्का सा फ्लक्चुएट कर रहा था, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जब आप घटा रहे थे तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा था मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी ऐसा होगा? तो नहीं। हमने कहा था ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयन होते ही नहीं, वो बहुत कम आयोनाइज होता है। जैसे ही तू डायल्यूशन करेगा आयोनाइजेशन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो उसका जो कंडक्टिविटी होगा या जो मोलर कंडक्टिविटी होगा उसमें बहुत ज्यादा फर्क होगा। तो यहां पर देखो, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, आप देखो यहां पे फिर से कुछ इसी तरीके से इधर रखना है कंडक्टिविटी, कौन सा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और इधर क्या रखना है, कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ग्राफ ही हमको ड्रॉ करना है मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन के साथ। क्या ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। यहां भी वही चीज है, तुम देखो अगर तुम लेफ्ट की तरफ आएगा धीरे धीरे, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ये लेते हैं तो यहां पर ये है, दूसरा जब यहां पर लिए इस पॉइंट पे तो देखो क्या हो गया, जब कॉन्सेंट्रेशन जब यहां से यहां था तब यही हाइट था मोलर कंडक्टिविटी का, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ गया। तो यहां भी वही सेम चीज है कि व्हेन मूव टुवर्ड्स राइट लेफ्ट, इधर जाएंगे तो राइट होगा ना, इधर आएंगे लेफ्ट, व्हेन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट concentration decreases but molar conductivity increases। चलो इतना तो क्लियर हो गया, सेम चीज वहां पे है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन को घटाने से। ठीक है, क्या ये जो होगा कहीं पे कट करते हुए नजर आ रहा है? इसको और ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो बहुत जब ऊपर जाएगा तब जाकर कट करेगा, यानी यहां पर निकालना पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, यहां पर निकालना पॉसिबल नहीं है कि किस पॉइंट पर जाकर ये ग्राफ जो होगा कट करेगा। ठीक है, अब इसी को दूर करने के लिए जो हमें लॉ पढ़ना होगा वो लॉ होगा कुलराउस लॉ। तो पहले इसको नोट करो जल्दी से, हो गया? चलो ठीक है, और दूसरा चीज जो लिखने आपको समझा रहे थे उसको लिख लीजिए। क्या कह रहे थे? Here we can't calculate it, ध्यान यहीं पे रखना, here we can't calculate it molar conductivity at infinite dilution
बाय दिस मेथड। यानी इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जीरो, और जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा तो कहां ये कटते हुए नजर आ रहा है, ये बहुत ऊपर जाकर कहीं कटेगा पता नहीं होगा। इसी को दूर करने के लिए जो आपको बताए थे कि आप पढ़ेंगे कुलराउस लॉ, तो आप तैयार रहिए कुलराउस लॉ के लिए। सबसे पहले हम लोग कुलराउस लॉ का डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, एक कॉल आ गया, थोड़ा अटेंड कर लेते हैं। चलिए, तो अब आप हेडिंग लगा लीजिए, कोहलराउस लॉ। स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कोहलराउस लॉ। चलिए, क्या होता है पहले लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन all electrolyte या at infinite dilution electrolyte completely dissociated and interionic effect is disappear between ions, then disappear between ions, then the molar conductivity of solution will be sum of all cations and anions of solution। चलो, पहले पॉज करके नोट करो, फिर हम आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाने वाले हैं। जल्दी से नोट करो, पहले जल्दी कंप्लीट करो। हो गया? हाँ, चलिए ठीक है। अब इसको समझते हैं हम लोग कि हुआ क्या एक्चुअल में। तो ये कहता है लॉ बच्चों कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट लो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो और चाहे तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो स्ट्रॉन्ग में तो कुछ सोचना नहीं है, वो ऑटोमेटिक 100% डिसोसिएट होता है। यहां जो मुख्य बात होगा वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कर रहे हैं कि अगर हमारे पास सपोज करो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या इवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जब हम उसका डायल्यूशन करते गए जब बहुत ज्यादा डायल्यूशन कर देंगे, जब इनफाइनाइट डायल्यूशन करेंगे तो कंप्लीटली टूट जाएगा केटायन और एनायन में। यानी कि जब उनका डिकम्पोजिशन 100% हो जाए, और डिकम्पोजिशन सिर्फ 100% होने से काम नहीं चलेगा, डिकम्पोजिशन 100% होने के बाद केटायन और एनायन के बीच में काफी डिस्टेंस बढ़ जाए, उनके बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहे, यानी एक दूसरे से बिल्कुल वो फ्री हो जाए, मोह माया से मुक्त हो जाए, उस स्थिति में जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा वो सम ऑफ इंडिविजुअल केटायन एंड एनायन के इक्वल होगा। यही ये लॉ आपको बता रहा है। ठीक है, फिलहाल अगर हम एग्जांपल की आपको बात करें तो अगर निकालना है कैसे, तो मान लीजिए कि हमसे किसी ने कहा कि आप निकालें मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A2B3 electrolyte solution at infinite dilution। बात समझिए, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है स्ट्रॉन्ग है, उसके चक्कर नहीं पड़ना है। इसका हमें कब, जब डाइल्यूशन क्या कर दिया गया, इनफाइनाइट कर दिया गया, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। तो कुलराउस लॉ क्या कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कुलराउस लॉ के अनुसार क्या होगा, तो जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होगा, जो आपका मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा, तो किसके इक्वल होगा, तो कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस। अब देखो यहां पे A का वैलेंसी यहां पे है, तो A के ऊपर कितना प्लस चार्ज, 3 प्लस चार्ज। B का वैलेंसी यहां पे है, यहां पर कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज।
ये 2 मोल है तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 मोल है तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करो। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये अगर आप दिखा देते हैं तो कंप्लीट आपको 2 मार्क्स मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। अगर हम आपको इसके पहले वाला वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर बात करें बोर्ड एग्जाम का, तो आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेट रहता है। इसमें खासकर अगर डिफिनेशन की बात करें तो 3 डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। मोलर कंडक्टिविटी का डिफिनेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डिफिनेशन और कुलराउस लॉ का। ठीक है, ये तीनों डिफिनेशन आप मस्ट भी ध्यान रखेंगे फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस तरह से हम इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने कहा कि आप निकालिए मोलर कंडक्टिविटी BaCl2 का क्या होगा, तो बस सिंपल सा बात है, मोलर कंडक्टिविटी BaCl2 अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टिविटी Ba+2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, क्योंकि देखो क्लोरीन का वैलेंस यहाँ है 1 तो 1 नेगेटिव चार्ज और Ba का वैलेंस कितना है 2 तो 2 पॉजिटिव चार्ज। अब Ba 1 मोल है तो 1 ही मोल रहने दो, नहीं क्लोरीन 2 मोल है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अब एक आध जो होगा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन आपको सिखा देते हैं। चलिए, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन of BaCl2 molar conductivity of Ba+2 and Cl minus R 127 and 76 is सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पे पता होता है मोल पर लीटर का क्या होता है यूनिट, ये आपको पता है। ठीक है, कैलकुलेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी किसका, BaCl2 का। तो बस BaCl2 का अगर निकालना है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, BaCl2 है टूटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी Ba+2 प्लस मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस। अब देखो इस तरह से भी लिख सकते हो या इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पुट कर दो वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी Ba+2 127 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का कितना है 76। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा तुम्हारा वो क्या होगा, आंसर होगा। जल्दी से नोट करो। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन का आपको सिखा देते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि द मोलर कंडक्टेंस या द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 and Cl minus R 118 and 77 118 and 77 respectively. Calculate molar conductivity at infinite dilution of CaCl2। चलो ट्राई करो जल्दी से। तो CaCl2 में 2 आयन है, एक है Ca+2 और दूसरा है Cl माइनस। दोनों का कंडक्टिविटी दिया इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो CaCl2 का निकल जाएगा, क्योंकि CaCl2 को अगर तोड़ेगा तो Ca+2 और प्लस क्या मिलेगा 2Cl माइनस मिलेगा। अब यहां पे तुम्हें क्या करना है, तो यहां पे मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसका, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है CaCl2 का। कब, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो मोलर कंडक्टिविटी Ca+2, और ये पता है कैसे लिखना है,
मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई 2 से। अब Ca प्लस 2 का कितना है पुट करो, तो Ca प्लस 2 का 118 प्लस 2 इंटू Cl माइनस का कितना है 77। यहां से सॉल्व करो, जो आएगा तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया बात, जल्दी से नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलो नोट हो गया, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी को, उसी तरह से यूज करेंगे किसको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको देखो। ये आपसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहेगा कहीं कहीं और कहीं कहीं पे कंडक्टिविटी कहेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl and CH3 COONAR 126 426 and 91 respectively, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। चलो ध्यान यहीं पर रखना, ठीक है ना, क्योंकि बार बार हम इधर क्वेश्चन लिख तो इधर उधर मत भटक जाना। रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ CH3, इसका देखिएगा, हाँ, CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। चलो तो ये सब जो होगा आपको कैसे बनाना है आइए सिखाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो होगा कैसे बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपको दे रखा है NaCl का, HCl का और CH3COOH का, और ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के आपको मिलेंगे और CH3COOH का निकालना है। तो जब भी 2-3 आपको दिया है इलेक्ट्रोलाइट और उसके हेल्प से किसी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो 2 काम आपको करना है। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो जो आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है उन सभी को तोड़ कर लो, लिखो। तो पहला काम करो, तो अगर NaCl को तोड़े तो क्या मिलेगा, Na++Cl माइनस। दूसरा है क्या, HCl, अगर इसको तोड़े तो ये देगा H++Cl माइनस। और तीसरा आपके पास क्या है, CH3COONA, अगर इसको तोड़े तो CH3COO माइनस और Na प्लस। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड। पहला काम हमने ये किया कि जिसका जिसका दिया हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जिस जिस इलेक्ट्रोलाइट को उसको तोड़कर लिख लिए। दूसरा काम ये करना है कि जिसका निकालना है उसको तोड़कर लिखो। तो निकालना किसका है, तो निकालना है CH3COOH का, इसको तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस और H प्लस, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये तीनों के हेल्प से नंबर 4 इक्वेशन लाना है। अब ये काम कई बार हम केमिस्ट्री में आपको करा चुके हैं। अब इस तीनों इक्वेशन को कैसे जोड़े एक दूसरे में, या किसी को जोड़कर किसी से घटाएं या किसी फैक्टर से जोड़कर घटाएं, मतलब कि इस तीनों इक्वेशन के हेल्प से ये इक्वेशन तुम्हें लाना है। जैसे ये इक्वेशन लाएगा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करें बताओ, पहले तुम वो चीज जो होगा खत्म करने का कोशिश करो जो तुम्हें नहीं चाहिए। तो तुम्हें चाहिए CH3COOH और दूसरा चाहिए तुम्हें क्या ये चाहिए CH3COO माइनस और H प्लस, और बाकी कुछ नहीं चाहिए, यानी कि Na प्लस तुमको नहीं चाहिए, Cl माइनस भी नहीं चाहिए। तो क्या करें कि खत्म हो जाए। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो Na प्लस खत्म कैसे होगा, तो Na प्लस को खत्म करने का 2 उपाय। पहला उपाय होगा कि फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड कर दो तो क्या Na प्लस खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। अच्छा Cl माइनस के लिए सोचो, तो फर्स्ट में से अगर सेकंड को घटा दें, तो Cl माइनस मिलेगा। लेकिन Cl माइनस तो कैंसिल, मतलब Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन Cl माइनस कैंसिल करने के अलावा H प्लस तुम्हें चाहिए किस साइड में, राइट साइड में। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, तो सेकंड में से अगर फर्स्ट को घटाया
तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, H प्लस रहेगा राइट साइड और ये होगा माइनस Na प्लस, और उसमें अगर थर्ड को जोड़ दो तो Na प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, अब प्लस इसमें कर दो थर्ड। चलो तो फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, तो सेकेंड H प्लस प्लस Cl माइनस से माइनस हम कर रहे हैं Na प्लस माइनस Cl माइनस, और इसमें प्लस कर रहे हैं किसको, थर्ड को, तो थर्ड को कर रहे हैं तो CH3 COO माइनस और प्लस Na प्लस। देखो Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस कैंसिल, तुम्हें जो मिला वो क्या मिला, तुम्हें मिला CH3 COO माइनस और H प्लस, यही तुम्हारा डिजायर था जो मिल चुका है। अब देखो ध्यान से तुम क्या किया है, तो सेकंड में से फर्स्ट को हटाया और थर्ड को ऐड किया। जैसे तुम यहाँ पे काम किया है उसी के अकॉर्डिंग इनके कंडक्टिविटी को भी ऐड कर दो। तो यहां से अगर मोलर कंडक्टिविटी लिखे CH3COOH का, तो क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है Cl है, तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो 426 माइनस 126, अब प्लस इसमें करना है किसको, थर्ड को, तो थर्ड का कितना है 91। बस बन गया आंसर, कंप्लीट कर लो। चलो बहुत बढ़िया। समय का बहुत जो होगा प्रॉब्लम हो रहा है और एक्चुअली हमको निकालना भी है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन जो हम कर दिए हैं खुद से, क्योंकि लिखेंगे आपको बोलेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो, फिर समझा देते हैं। चलो हो गया, छाप लिया, चलो ठीक है, छाप लिया मतलब चलो समझा या नहीं समझा, क्या हमने कहा था। तो देखो किसका किसका दिया हुआ है, NaOH का दिया हुआ है, NaCl का दिया है, BaCl2 का दिया है। इस तीनों का मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखा है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, और आपको निकालना किसका है, BaOH होल 2 का। सेम इसके पहले वाला चीज था कि 2-3 का दिया रहेगा और उसके हेल्प से किसी चौथे पांचवे का निकालना होगा। हम क्या कहते कि जिसका जिसका दिया उसको तोड़ कर लिखो, तो जिसका जिसका दिया था इसको हम तोड़ कर लिख दिए, जिसका निकालना था उसको तोड़ कर लिख दिए। अब सोचो कि इस तीनों को किस तरीके से जोड़े, घटाएं या किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करें या घटाएं कि ये वाला तुम्हें मिल जाए Ba+2 और 2OH माइनस। तो हम देखें कि अगर थर्ड में ऐड करते हैं फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से घटा देते हैं सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो यहाँ पे कट छट कर जो होगा ये आपको मिल रहा है। अब जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ऐड या सब्सट्रैक्ट किए हैं उस अकॉर्डिंग उनका जो मोलर कंडक्टिविटी है उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, तो जिसका निकालना था वो निकल जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक वगैरह में होंगे, तो आप एक आध जो होगा ट्राई कीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कोशिश करेंगे कि एक आध क्वेश्चन को और हम समझा देंगे। अब आज के लिए बस इतना ही काफी है। अब आगे जो होगा कुछ दिन आपको फिर वेट करना पड़ेगा, 2-4 दिन नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि हम बता चुके हैं कि फंक्शन चल रहा है, अभी बार बार लोग आ रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।